जफर हुसैन उर्फ चांद बाबू के सिर पर धर्म का उन्माद सवार रहता था। वह तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करता रहता है, यह पूरा गांव जानता था। इसी वजह से कोई उसे तांत्रिक कहता था, तो कोई पागल, तो कोई कुछ और। गांव के लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वाद विवाद की स्थिति में लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की धमकी देना उसकी आदत में शुमार था। लिबास भी वह ढोंगियों और पाखंडियों जैसा पहनता था। उसकी इन अजीबोगरीब हरकतों से गांव वाले भी अंधविश्वास का शिकार हो गए कि उसे नाराज करने से उनका कोई अनिष्ट हो सकता है। यही वजह थी कि लोग उससे मेलजोल बढ़ाने से कतराते थे। जफर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा थाना के गांव मैमोर में रहता था। उसके परिवार में पत्नी नईम बानो के अलावा 4 बच्चे, 7 साल का फरहान, 5 साल की फरीन, 4 साल का फयाज और 1 साल का फमान। जफर का वास्ता चूंकि लोगों से कम था, इसलिए दूसरे लोग भी उस पर कम ही ध्यान देते थे। लेकिन एक दोपहर जफर के घर से आने वाली चीखने चिल्लाने की आवाज़ों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसके दरवाजे पर पहुंचे लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा तो ठिठक गए। उन्होंने बाहर खड़े होकर देखा, जफर अपनी बेटी फरहीन को बुरी तरह पीट रहा था। डरी सहमी मासूम बच्ची उसके चंगुल के छूटने के लिए छटपटा रही थी। नईम बानो बेटी को बचाने के लिए उसके साथ धक्का मुक्की कर रही थीं। इसने मेरी सारी तांत्रिक क्रिया खराब कर दी। मेरा अच्छा वक्त आने वाला था, लेकिन इसने उसे खत्म कर दिया। यह मेरी बेटी नहीं, बल्कि इसके अंदर किसी शैतान आत्मा का साया है। जफर फरीन को प्रताड़ित करते हुए बड़बड़ा रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नईम बानो चिल्लाई तो वह उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, यह हकीकत है बानो, इसने शैतानी हरकत की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वह बेटी को बेरहमी से पीटने लगा। नईम बानो तेज तेज चिल्लाने लगी। नईम नहीं, फरीन भी चिल्ला रही थी। अब्बू मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे छोड़ दूं? तू फरहीन नहीं, बल्कि ऐसा शैतान है जो मेरी जिंदगी को तबाह कर देना चाहता है, मेरी तांत्रिक क्रियाओं को फेल करना चाहता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चूल्हे के पास ही तेरी कब्र बना दूंगा। जफर गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसके सिर पर जैसे खून सवार था। डर की वजह से जफर के बाकी बच्चे बरामदे में पड़े तख्त के नीचे छिप गए थे। बाप की ही तरह वे भी हरे व काले रंग का खास लिबास पहने हुए थे और उनके सिर पर वैसे ही रंग का कपड़ा बंधा था। यह नज़ारा देख रहे लोग चिल्लाए, जफर पागल हो गया है तू? मार ही डालेगा क्या बच्ची को? जफर ने उनकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, खबरदार मेरे बीच कोई मत आना, वरना भस्म कर दूंगा। इसके साथ ही उसने मासूम फरीन का सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। नईम बानो हैवान बने शौहर से फरीन को बचाने आई तो उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फरहीन के सिर से खून बह निकला। कुछ देर के लिए उसका सिर छटपटाया और फिर शांत हो गया। यह देखकर नईम बानो बदहवास हो गई। बाहर खड़ा कोई शख्स अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोस में रहने वाले जफर के चाचा बली हुसैन भी वहां आ पहुंचे। उस जगह का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह घर के अंदर दाखिल होकर जफर के नज़दीक पहुंचे तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। बली हुसैन वापस दरवाजे पर आ गए। लोग तमाशबीन बने देखते रहे, जबकि जफर पालती मारकर फरीन के पास बैठ गया।
डरी सहमी पत्नी व दोनों बच्चे भी उसके पास बैठ गए। जफर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। दिल दहला देने वाले इस हैरतअंगेज नज़ारे ने गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बीच घटना की खबर पाकर स्थानीय मीडियाकर्मी भी वहां पहुंच गए, लेकिन कोई भी घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव के चौकीदार मुकेश ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अनिल सिरोही, एसआई अखिलेश सिंह और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मौकाए वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने जफर को हिरासत में ले लिया। वह पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो शैतान का कत्ल किया है। मेरी बेटी तो अभी कुछ देर में जिंदा हो जाएगी। मैं उसे जिंदा कर दूंगा। मामला संगीन था। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसएसपी धर्मवीर को भी दे दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस ने मुआयना किया और पंचनामा भरकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी के घर का माहौल बिल्कुल अजीब था। वहां तंत्र क्रियाओं का कई तरह का सामान मौजूद था। पुलिस ने संदिग्ध चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसकी पत्नी, बच्चों और गांव वालों से पूछताछ की। यह घटना किसी को भी झकझोर सकती थी। पुलिस आरोपी को थाने ले आई और उससे विस्तृत पूछताछ की। जफर से हुई पूछताछ व ग्रामीणों के बयानों के बाद अंधविश्वास के साए में जी रहे एक ऐसे शख्स की कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें अंधविश्वास में डूबकर अपने परिवार को तो तबाह कर ही दिया था, साथ ही अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया था। जफर उन नौजवानों में से था जो बिना मेहनत किए बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। सालों पहले जफर का विवाह नईम बानो के साथ हुआ तो वह परिवार से अलग हो गया। वक्त के साथ वह 3 बच्चों का पिता बन गया। जफर के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बस किसी तरह छोटे मोटे काम करके वह परिवार की गाड़ी खींच रहा था। काम के बाद उसका बाकी का वक्त यार दोस्तों में बीतता था। गनीमत यह थी कि वह किसी बुरी आदत का शिकार नहीं था। जफर जब भी दोस्तों के बीच बैठता था, बड़ी बड़ी ख्याली बातें किया करता था। गांव देहात के इलाकों में अंधविश्वास के अनेक रोचक किस्से होते हैं। समाज का मनोविज्ञान है कि लोग अंधविश्वास के किस्सों को रहस्य के साथ बड़ी रुचि से सुनाते हैं। इन किस्सों पर लोगों के बीच चर्चा होती है। अंधविश्वास के नकारात्मक पहलुओं पर इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि इत्तेफाकिया सही हो जाने वाले मामलों की होती है। इसे लोग चमत्कार भी समझते हैं। फलस्वरूप अंधविश्वास की कहानियां बचपन से ही दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं। जफर भी अंधविश्वास का शिकार था। दोस्तों के बीच वह ऐसे किस्सों को दिल लगा कर सुनता था और दिनचर्या की बातों और जीवन में आने वाली बाधाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखता था। जफर किसी भी परेशानी का शिकार होता तो वह सीधा किसी बाबा या तांत्रिक के पास जा पहुंचता। तांत्रिक उसके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उससे रुपए ऐंठ कर कभी ताबीज पकड़ा देते तो कभी बबूत। बच्चों को कोई बीमारी होती तो भी वह चिकित्सकों से ज़्यादा बाबाओं पर भरोसा करता था। उसे यह समझाने वाला कोई नहीं था कि अंधविश्वास के आईने में वह यथार्थ को ना बुलाए। दरअसल सुझाव का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह व्यक्ति के उद्देश्य, मत, विचार एवं जीवन में भी परिवर्तन लाता है, बशर्ते सुझाव सही और उसे मानने वाला अच्छे बुरे का फर्क करना जानता हो। जफर ने आजीविका चलाने के लिए
एक बैंडबाजा मंडली में काम करना शुरू कर दिया था। इससे जो कमाई होती थी उसी से उसका घर चलता था। इस काम में उसे आमदनी कम थी, लिहाजा वह किसी चमत्कार की उम्मीद किया करता था। तांत्रिकों के संपर्क में आने के बाद वह खुद भी अजीब ढंग से जिंदगी जीने लगा था। इसके बावजूद उसके हालात जस के तस थे। वह चाहता था कि उसके हालात अच्छे हो जाएं और जिंदगी आसान सी हो जाए। इंसान का व्यवहार तब बदल जाता है जब उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती। जफर जिन उम्मीदों को पाले हुए था वे मेहनत के बलबूते ही पूरी हो सकती थी, जबकि वह अंधविश्वास में पड़कर चमत्कार की चाहत पाले बैठा था। बैंडबाजे के काम से गुजर मुश्किल हो गई तो जफर ने एक चिट फंड कंपनी में बतौर एजेंट काम करना शुरू कर दिया। इससे उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सुधरी। उसने अपनी जान पहचान वाले लोगों का रुपया तो कंपनी में लगवाया ही, अपनी कमाई भी उसमें निवेश कर दी। यह कंपनी अपनी आकर्षक स्कीमों के जरिए तय वक्त पर लोगों को उनके निवेश का बड़ा फायदा देने का वादा करती थी। बाजारों में ऐसी चिट फंड कंपनियों की भरमार है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर रुपया बटोरती है। अधिकांश इनका शिकार वे लालची लोग होते हैं जो कम वक्त में रईस बनने के सपने देखते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बिठाई ही उनकी रकम बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसी कंपनियां मोटी रकम एकत्र होते ही चंपत हो जाती है। जफर जिस कंपनी में काम करता था उसने भी एक दिन ऐसा ही किया। कंपनी के लापता होते ही जफर दोराहे पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने भी उससे रुपए मांगना शुरू कर दिए। इससे वह परेशान रहने लगा। परेशानी के इसी दौर में अंधविश्वास के शिकार जफर ने फिर पाखंडी तांत्रिकों का सहारा लेने की सोची। वह तांत्रिकों से मिला तो उन लोगों ने उसे कुछ टोने टोटके समझा दिए, साथ ही बताया कि वह सब्र से काम ले, बहुत जल्द उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जफर के लिए यह सब किसी सुखद सपने जैसा था। इसके बाद वह लोगों से कहने लगा कि अब बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। बेरोजगार होने के बाद जफर के पास कोई काम नहीं बचा था। वह नौजवान था। वह चाहता तो कोई भी काम करके अपने पारिवारिक हालत को संवार सकता था, लेकिन अंधविश्वास ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। निठल्ला होने की वजह से वक्त उसके लिए महायातना बन गया। कमाई ढेले की नहीं थी। नतीजतन बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई। नईम बानो ने अपने पिता को खबर की। उसका मायका पीलीभीत जहानाबाद क्षेत्र के गांव चका में था। खबर मिलते ही उसके पिता मोहम्मद अनवार मैमोर आ गए। उन्होंने रुपए देकर मदद तो की ही, साथ ही वह जफर को समझाया भी, बेटा मेरी बात तो गलत मत समझना। मेरी सलाह है कि कोई काम धंधा ढूंढ लो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। जफर ने ख्याली अंदाज में आत्मविश्वास से जवाब दिया। मोहम्मद अनवर ने उससे कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं बानो और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। जब हालत सुधर जाए तो तुम इन्हें ले आना। इस बात पर जफर भड़क गया। नहीं, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अनवर ने अपनी बात पर अडिग रहने की कोशिश की तो जफर ने चेतावनी दी कि अगर वह बच्चों को लेकर गए तो वह मौत को गले लगा लेगा। दामाद का इस तरह का व्यवहार देखकर अनवर बुझे मन से वापस चले गए। जफर अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। वह तंत्र
क्रियाओं में लीन रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उस पर किसी तरह की टिप्पणी कर देता तो वह बुरी तरह भड़क जाता। इसके अलावा वह लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता था। उसकी इस तरह की आदत से एक तरफ जहां लोग उससे कतराने लगे थे, वहीं उसने भी सबसे दूरियां बना ली थीं। लोग तब उससे और भी डरने लगे जब उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद हुसैन से झगड़ा होने पर एक रात उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी और प्रचारित किया कि उसने तंत्र मंत्र के बल पर ऐसा किया है। नईम बानो अनपढ़ महिला थी। जफर ने उसे व बच्चों को भी अपने रंग में रंग लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। टोने टोटकों से ना हालात सुधरने थे और ना सुधरे। जफर अजीब सी गफलत में रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसके परिवार पर कोई शैतानी साया है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जफर के घर के आर्थिक हालात मोहल्ले वालों से भी छिपे नहीं थे। वे मदद करने का प्रयास करते तो जफर उन्हें गालियां देकर भगा देता। स्थिति बिगड़ती गई तो उसने एक तांत्रिक क्रिया करने का फैसला किया। इसके लिए उसने सबसे पहले पूरे परिवार के लिए काले व हरे रंग के कपड़े सिलवाए। इन कपड़ों को सभी को पहनकर वह घर में तरह तरह की क्रियाएं करता। बच्चों के सिर पर वह टोपी नुमा एक कपड़ा बंधवा देता। उसने एक दिन पत्नी व बच्चों को समझाते हुए कहा, किसी के भी सिर से एक सप्ताह तक यह कपड़ा नहीं उतरना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह कपड़ा बंधा रहा तो जल्द ही मेरा वक्त सुधर जाएगा। घर में पत्नी और बच्चे उसके हुक्म के गुलाम थे। सबने ऐसा ही किया। वह बच्चों के साथ घर में घंटों बैठकर अजीब अजीब क्रियाएं करता रहता। बच्चों व पत्नी के घर से निकलने पर भी उसने पाबंदी लगा दी थी। 2 अक्टूबर 2015 को दोपहर का वक्त था। जफर अपनी तंत्र क्रिया में लीन था। इसी बीच नईम बानो खाना बनाने लगी। फरहीन घर में खेलते हुए माँ के पास रोटी लेने चली गई। जैसे ही वह रोटी लेने के लिए झुकी, उसके सिर से दुपट्टे नुमा बंधा कपड़ा हट गया। जफर की नज़र उस पर गई तो वह आग बबूला हो उठा। यह क्या किया तूने? सिर से दुपट्टा कैसे हट गया? गलती हो गई अब्बू, फरहीन ने डर कर जवाब दिया। यह सुनकर जफर गुस्से में बोला, तू ज़रूर वही शैतान साया है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अच्छा हुआ तू पकड़ में आ गया। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूँगा। इसके साथ ही जफर ने मासूम फरहीन को पीटना शुरू कर दिया। उसका भयानक रूप देखकर फरहीन के भाई पिटाई के डर से तख्त के नीचे छिप गए। नईम बानो ने बेटी को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जफर ने आखिर उसे बेरहमी से मार ही डाला। पूछताछ में पता चला कि जफर की इस कहानी से पुलिस भी हैरान थी। आर्थिक परेशानियों और अंधविश्वास की वजह से जफर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जफर ने मेहनत करके जिंदगी को संवारा होता और अंधविश्वास में ना पड़ा होता तो ऐसी नौबत कभी ना आती। जफर की जमानत नहीं हो सकी। उसकी पत्नी व बच्चे नाते रिश्तेदारों की रहमो करम पर पल रहे थे। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।